हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एच जी के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 4 जुलाई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं या कोई और जो एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उनके कुछ फ़ायदा इस वीडियो से उनको मिले। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है अपना ऑप्शन सी 3 जुलाई। 3 जुलाई को दोस्तों प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली दोस्तों ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जो प्लास्टिक बैग हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उनके यूज़ को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें अवेयरनेस फैलाया जाए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के थैलों का यूज़ ना करें। जहाँ तक हो सकता है आप प्लास्टिक की किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें, स्पेशली वो जो सिंगल यूज़ होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक को दोस्तों कम से कम भी एक बार अगर आप उसको डिस्पोज करते हो या कहीं भी दबाते हो किसी खेत में या कहीं भी, तो उसको गलने में कम से कम भी 400 से 500 साल प्लास्टिक को गलने में लगता है। और इतने टाइम में प्लास्टिक वैसा कि वैसा रहता है। तो दोस्तों ये प्लास्टिक जो बनती थोड़ा जैसे कि गिलास हो गए, बोतल हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वे हमारे इन्वायरमेंट और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक। आप देखते हो काफ़ी बार जैसे कि कोई तालाब है या कोई नदी है, उनमें जैसे बोतल है, कुछ डब्बे हैं ऐसे पड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है जो नदी और नदी के अंदर जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होता है। और जो हम जैसे लोगों के लिए तो वो तो होता ही होता है, बाकी जो अन्य इन्वायरमेंट हैं जैसे कोई पक्षी है, जीव जंतु है, उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं ये। खासकर स्पेशली जो समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं या नदी तालाब में रहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। तो दोस्तों इसलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति अवेयरनेस किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि प्लास्टिक के थैलों का यूज़ ना करें। जब भी हम किसी मॉल में या सब्ज़ी लेने जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना कोई कपड़े का थैला लेके जाएं, ताकि आगे से भी प्लास्टिक का यूज़ ना हो और हम भी उसका यूज़ जहाँ तक कोशिश करें ना करें। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त भार किसने संभाला है? तो दोस्तों ये आईसीसी के अध्यक्ष के अतिरिक्त भार दोस्तों किसने संभाला है? पहले दोस्तों बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी क्या है दोस्तों? ये है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जो भी क्रिकेट की चीज़ें, मतलब कोई टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, T20, सब चीज़ें क्या है आईसीसी ऑर्गेनाइज करता है। और बाकी हर देश का फिर अपना एक अलग अलग से बोर्ड होता है, वो जैसे हमारा बीसीसीआई है वैसे ही ये आईसीसी है। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है दुबई के अंदर। दुबई कहाँ है? सऊदी अरब अमीरात में। ठीक है दोस्तों, और इसके सीईओ कौन है? मनु सहानी। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 ईस्वी में, 1909 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों जो नए अतिरिक्त जिन्होंने भार संभाला वो क्या है? उनका जो राइट आंसर दोस्तों वो अपना ऑप्शन बी, इमरान ख्वाजा। तो ये जो इमरान ख्वाजा है इन्होंने अभी इसका अध्यक्ष के अतिरिक्त भार संभाला है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो दोस्तों क्या है, वृक्ष लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी पैदा की जाए, एक तरीके से ग्रीनरी का आवरण फैलाया जाए, उस चीज़ को लेके एक पहल की है अभी। और उसका कौन से स्टेट ने की है दोस्तों? ये की है, अपना राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने अभी यह पहल की शुरुआत की है। और दोस्तों इस पहल का नाम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है पहल का, यह है सबूजा उड़ीसा पहल। ये सबूजा उड़ीसा पहल है दोस्तों, यह भी उड़ीसा सरकार ने की है। इसमें क्या होगा कि लोगों को 1 रुपये में एक पौधा दिया जाएगा, चाहे वो पौधा जिसका भी हो, जो आपको पसंद हो, अनार, आम, सम मतलब जो भी आपको पसंद हो वो पौधा आप ले सकते हो सिर्फ 1 रुपये में। इससे क्या होगा, लोगों को इतने सस्ते पौधे प्रोवाइड होते होंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और चारों तरफ ग्रीनरी फैलेगी तो CO2 कम होगा और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि
जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा होगा, चारों तरफ ग्रीनरी हो। तो ये पहल की है उड़ीसा सरकार ने। अब बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में हम बता सकते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। अब दोस्तों कुछ टाइम पहले क्या है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके अभी जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है दोस्तों। अभी उड़ीसा ने दोस्तों कुछ टाइम पहले ही मोजीवन पहल और मो प्रतिभा पहल का भी अनावरण किया था, मतलब शुरुआत की थी। और ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुछ अच्छे अच्छे फेमस पार्क हैं, जैसे कि सत्ताकोशी टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है, ये कई बार एग्जाम पे चिल्का झील के बारे में आ चुका है, क्योंकि चिल्का झील इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ टाइम पहले ही जो पेटा है, उन्होंने क्या था, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उनको एनिमल टू हीरो अवार्ड से भी नवाजा था। और ये क्यों नवाजा था दोस्तों? क्योंकि लॉकडाउन के उसमें क्या है कि जो लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी दुश्वारी था इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था किसको? जो जीव जंतु हैं, जैसे कि भैंस है, गाय है, कुत्ते हैं, तो इनको क्या है, इनके भी खाने के काफ़ी लाले पड़ गए थे। तो इसमें क्या है कि जो नवीन पटनायक जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे, इनिशिएटिव किया था, तो ये जो पेटा संस्था है, ये क्या है कि जो जानवर है, एनिमल है, उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है। तो इन्होंने इशू को लेकर जो यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं, इनको एनिमल टू हीरो अवार्ड से नवाजा था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथावली का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये ई ग्रंथावली क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन, इसमें दोस्तों बाय मिस्टेक से इसमें जो ऑप्शंस है वो शायद चेंज हो गया, तो आप एक बार नोट डाउन कर लेना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, उत्तराखंड। आप दोस्तों नोट डाउन कर लेना ये। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र एस रावत। उन्होंने क्या किया है कि ई ग्रंथावली का उद्घाटन किया है। ई ग्रंथावली क्या है? उत्तराखंड के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी जो लाइब्रेरी हैं, उन लाइब्रेरी की जितनी भी बुकें हैं, सभी बुकों का क्या है, एक जगह इकट्ठा करके ऑनलाइन एक तरीके से संग्रहालय बनाने की ये पहल है। जहाँ ई संग्रहालय आ गया तो दोस्तों पता है कि ऑनलाइन है, तो सभी जितनी भी मतलब सभी लाइब्रेरी की जो बुक है उनको ऑनलाइन प्रोसेस करने का मतलब एक जगह इकट्ठा करने के लिए ई ग्रंथावली का उद्घाटन किया है। अब दोस्तों बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? देहरादून। यहाँ के सीएम को त्रिवेंद्र एस रावत है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा सीटें हैं 71। ठीक है। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही क्या था, अभी जो उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया था। यह इसका दोस्तों क्या रोल था? एक्चुअली ये जो कोरोना से रिलेटेड जो मरीज है उसकी सटीक जानकारी देने के लिए इसको अभी यूज किया था। ठीक है दोस्तों। एक था दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। अब ये होप पोर्टल क्या है दोस्तों? होप पोर्टल ये है दोस्तों कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए मतलब रोजगार प्रदान करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों होप की फुल फॉर्म बनती है हेल्प आउट टू एवरीवेयर। ठीक है हेल्प आउट पीपल टू एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। अब दोस्तों बात है, और यहाँ यह क्या है, अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले 3 या 4 दिन पहले ही क्या था, मैंने अपने पिछले सेशन में आई थिंक आपको पढ़ाया होगा, उत्तराखंड में एक कॉक पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के दोस्तों क्या चीज़ फेमस है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये बहुत फेमस है। और यहाँ का सबसे फेमस क्या है? जिम कॉर्बेट पार्क है। यह अपने इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और दोस्तों इस जिम कॉर्बेट पार्क का पहले क्या नाम था? इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। इसका जो पुराना नाम था वो था। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पार्क है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रति रहने का अनुमान
लगाया है। तो दोस्तों अभी आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते सब कभी रेटिंग कुछ होती है, कभी रेटिंग कुछ होती है। तो दोस्तों कभी भी जब आपके एग्ज़ाम हो तो जो लेटेस्ट रेटिंग होती है आप वो याद करके ले जाइए, पुरानी रेटिंग के बारे में कुछ नहीं आता, क्योंकि ये रेटिंग क्या है, हर महीने 15 दिन में 20 दिन में बदलती रहती है, क्योंकि जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से रेटिंग चलती रहती है। तो फिंच ने 2022 में इंडिया की रेटिंग क्या अनुमान लगाए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 8%। बट अभी कुछ टाइम पहले ही क्या किया था इन्होंने, जो फिंच है इन्हीं ने 9.5 अनुमान लगा थी। बट अभी जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ऐसे में इन्होंने दोबारा से इसके जो कोरोना जो ये जीडीपी है इसको घटा के 8% पे कर दिया है। तो फिंच दोस्तों क्या है, ये विश्व में जो रेटिंग देती है एक रेटिंग कंपनी है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर 6 पे। हाल ही में किस देश ने निगार जौहर को अपने देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ये निगार जौहर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए। तो पाकिस्तान सरकार ने अभी ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है निगार जौहर, इनको अभी नियुक्त किया है। अभी तक दोस्तों पाकिस्तान की जो भी उसमें थे कोई भी महिला जनरल वगैरह इस रैंक पे नहीं गई थी, तो ये पहली है इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात है दोस्तों पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी, और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानें तो उसमें क्या है, अभी पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर थी फेमस, साना मीर, उन्होंने क्या है संन्यास ले लिया था। ठीक है दोस्तों। और पाकिस्तान दोस्तों अभी जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसमें इन्होंने एक आयशा मुगल नाम का एक ट्रांसजेंडर को मतलब पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। ये इसलिए फेमस है क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसजेंडर का आप समझते हो दोस्तों, जो अपने लिंग परिवर्तन करवा लेते हैं, मतलब लड़के से लड़की बन गई, लड़के से लड़का बन गया, इस तरह को ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी पाकिस्तान ने यूएन के अंदर ये आयशा मुगल नाम से ये ट्रांसजेंडर को नियुक्त किया है। एक दोस्तों क्या है राहुल देव कौन है दोस्तों? एक्चुअली राहुल देव जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसमें पहले हिंदू हैं, यानी जितने भी पाकिस्तान में एयरफोर्स में जितने भी कैप्टन हैं सभी क्या है मुसलमान हैं। ये राहुल देव क्या है पहले हिंदू पायलट हैं। ठीक है दोस्तों। अब और जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उनके जो वनडे ओडीआई के जो कैप्टन है वो है बाबर आजम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है पाकिस्तान और इंडिया की। तो दोस्तों अभी आपको पता ही है जो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, उन लाइनों पे बड़े मतभेद चलते हैं। अभी आपको पता है लद्दाख के अंदर चाइना और इंडिया के काफ़ी मतलब एक तरीके से माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। और अभी कल ही आज हमारे जो पीएम थे नरेंद्र मोदी जी, वो भी लद्दाख में गए थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो उसी तरह क्या है, इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली लाइन है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और उसी तरह जैसे पाकिस्तान और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? मैकमोहन लाइन। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को डोंडर लाइन। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? 49 पैरेलल लाइन। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल लाइन। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसी के साथ साथ आपको कुछ और फैक्ट भी बता दिए हैं। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। किस देश की एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोपीय संघ ने या कि यूरोप में प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों ऐसा अभी क्यों हुआ है, ये किस पे प्रतिबंध लगा है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान एयरलाइंस पे अभी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान एयरलाइंस पे अभी ये प्रतिबंध लगा दिया है यूरोप में। अभी यूरोप के अंदर पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइंस नहीं जाएगी। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इसका कारण यह है कि पाकिस्तान का जो अभी कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें करीबन 97 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी को देखते हुए
एक्चुअली क्या है दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान के जो कुल पायलट है वो 860 पायलटों में 260 पायलट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में दिया है, उसमें धांधली हुई है, धोखाधड़ी से मतलब पास करके वो पायलट बने हैं। तो इसी को देखते हुए यूरोपीय संघ ने क्या किया है कि पाकिस्तान की जो भी फ़्लाइट है उसको 6 महीने के लिए बैन कर दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, जो पायलट धोखाधड़ी करके वैसे होता है तो कभी कभार क्या है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आती है कि उसमें वो हैंडल नहीं कर पाते। एक्चुअली धोखाधड़ी करके दोस्तों पास होता है, एग्ज़ाम करता है, तो वो तो आपको पता ही है बात में कैसा मतलब काम कर सकता है। तो उसी को देखते हुए भी इन्होंने ये चीज़ उठाई। अब बात हो तो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को मैं आपकी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के बारे में मैंने आपसे अच्छे से डिटेल से बताया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वो चीज़ें अभी याद होंगी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, वस्तु सेवा कर जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जीएसटी डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अपने 4 ऑप्शन से ABCD, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को दोस्तों ये जीएसटी डे मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जीएसटी क्या है दोस्तों, ग्रॉस गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, जो भी मतलब चीज़ सामान होती है उस पर जो टैक्स लगता है, सर्विस लगती है, उसी पे ये जीएसटी बोलते हैं। अब दोस्तों ये 1 जुलाई क्योंकि 1 जुलाई 2018 को, ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू किया था। उससे पहले दोस्तों जीएसटी नहीं था। ठीक है दोस्तों, यह एक्चुअली दोस्तों जीएसटी भी 3 तरह मतलब एक तो जीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है। एक सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। एसजीएसटी क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्टेट से रिलेटेड। एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या होता है सेंट्रल। एक्चुअली दोस्तों जो सीजीएसटी का जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, सेंट्रल के खाते में जाता है, अर्थात जो केंद्र सरकार होती है उसके खाते में जाते हैं। और जो एसजीएसटी होता है वो क्या होता है, जो पर्टिकुलर वहाँ की जो स्टेट है उसके खाते में जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये एसजीएसटी और आईजीएसटी है, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले जीएसटी कब लगा था, तो दोस्तों जो सबसे पहले जीएसटी था ये किसने लागू किया था, ये फ्रांस ने लागू किया था सबसे पहले जीएसटी, उससे पहले किसी और देश ने नहीं किया था। और दोस्तों इंडिया का जो पहला राज्य कौन बना है जिसने जीएसटी लागू किया, तो वो है दोस्तों आसाम। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों जीएसटी की जो आइडिया आती हैं उसमें उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किया है दोस्तों, तो वो किया गया अमिताभ बच्चन जी को, वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी को बनाया गया है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है। तो दोस्तों ये क्या है CBFC, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो मुख्य अधिकारी बने हैं दोस्तों, वो बने हैं अपना ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र भाकर। जो रविंद्र भाकर जी हैं ये अभी नए CEO बने हैं। इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है दोस्तों, ये इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब होती, वो थी 15 जनवरी 1951 को। हेडक्वार्टर का है दोस्तों मुंबई के अंदर, और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, प्रसून जोशी। अब दोस्तों ये क्या काम करता है, एक्चुअली दोस्तों जितनी भी जो फिल्में बनती है उनको जो रिलीज़ करता है या उनको जो सर्टिफिकेट देता है वो यही देता है, CBFC। अगर जैसे कोई बोलते नहीं है दोस्तों कि जो सेंसर बोर्ड है उसने ये मतलब एक तरह से काट दिया, तो ये सेंसर बोर्ड सभी इसी के अंदर आते हैं जो ये फिल्म अप्रूव करते हैं लोगों की। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों ये हर घर जल अभियान क्या है, तो दोस्तों इस अभियान के थ्रू क्या है, मुख्यमंत्री ने क्या है, पानी की जो पाइपलाइन है उसके ज़रिए प्रत्येक घर के अंदर 55 लीटर पानी के हिसाब से मतलब मिलेगा। मतलब एक जो कनेक्शन है उसमें 55 लीटर के हिसाब से जो पीने लायक जल है वो उनको मिलेगा, प्रोवाइड होगा। अब दोस्तों बात इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। बात उत्तर प्रदेश की तो यूपी की जो कैपिटल क्या है दोस्तों वो है लखनऊ। यहाँ के जो CM कौन है, आदित्यनाथ योगी।
और यहाँ के जो गवर्नर कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। अभी दोस्तों जस्ट आपको आनंदीबेन पटेल से एक फैक्ट और याद होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों लाल जी, ये जो आनंदीबेन पटेल है, इनको अभी एमपी मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी कुछ टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसी के लेके हुए इनको भी एक एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों यूपी की। तो दोस्तों बात यूपी की है, तो यूपी के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा बता दे है। यूपी का जो जो हाई कोर्ट है दोस्तों, वो क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और यहाँ का जो चीफ जस्टिस कौन है, वो है गोविंद माथुर। यहाँ का फूल क्या है दोस्तों, पल्लास। और वृक्ष क्या है, अशोका। पशु क्या है दोस्तों, बारहसिंगा। और पक्षी क्या है दोस्तों, ये है सारस। अब दोस्तों बात यूपी की है, तो दोस्तों यूपी वर्चुअल अदालत करने वाला इंडिया का पहला राज्य है। वर्चुअल अदालत क्या है दोस्तों, वर्चुअल अदालत का मतलब होता है कि जो भी जैसे कि जैसे कि पहले क्या होता है, कोर्ट के अंदर होता है एक जज होता है, मुजरिम होता है जो कैटेगरी में खड़ा होता है, और नीचे लोग रहते हैं जो उस पर बहस करते हैं। तो क्या है दोस्तों, पहले फेस टू फेस होता था सारा काम। अब क्या क्या कोविड-19 के चलते हुए इन्होंने क्या है वर्चुअल कर दिया, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ऐसा करने वाला कौन दोस्तों बना है, अभी यूपी ऐसा करने वाला राज्य बना है। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी ने एक चीज़ और भी की थी, वो क्या था, एक दोस्तों अभी इन्होंने क्या है 800 किलोमीटर का एक रोड बनाया है, जिसको हर्बल रोड के नाम से भी जानते हैं। हर्बल रोड क्या है दोस्तों, हर्बल रोड ये होता है, इस रोड के दोनों तरफ क्या होता है, हर्बल ट्रीज लगेंगे। हर्बल ट्रीज जैसे जो जड़ी बूटियों वगैरह में जो यूज होते हैं ना दोस्तों, जैसे एलोवेरा है, सिकाकाई है, नीम है, और भी जो मतलब जड़ी बूटियों में जो चीज़ें होती हैं वो मतलब पौधे यूज करेंगे, तो वो उनके चारों तरफ लगेंगे, न कि ऐसे पौधे जो किसी यूज ही ना होए। तो दोस्तों ऐसे ये हर्बल ट्रीज़ का भी अभी इन्होंने मतलब यूपी सरकार ने अभी जस्ट किया है। और भी दोस्तों एक दो चीज़ें जैसे कि इन्होंने क्या किया था, अभी हर्बल ट्री का तो हो ही है, और एक अभी इन्होंने क्या किया था, तो जो गौ संशोधन नियम था उसमें भी अभी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था। अब क्या था, अभी जो लेटेस्ट गौ संशोधन नियम था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसके अंदर जो अब कोई भी जैसे गौ हत्या के मामले में पाया गया तो उसे 10 साल की जेल तथा 5 या 10 लाख तक का उसे मतलब 10 लाख तक का उसको जुर्माना भी लग सकता है। और दोस्तों अभी इन्होंने प्रवासी राहत मित्र ऐप्स भी स्टार्टिंग की थी, और एक आयुष कवच नाम से भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है, वो बना है यूपी। और दोस्तों इन्होंने श्रमिक विद्या योजना भी अभी स्टार्ट की थी। और दोस्तों और क्या किया था इन्होंने, अभी उन्होंने जो आरोग्य सेतु ऐप्स को दोस्तों अनिवार्य किया था, जो इनके रेड जोन एरिया हैं, जहाँ पे मतलब इन जो रेड जोन एरिया घोषित किए गए हैं, वहाँ पर जिस सब व्यक्तियों के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप्स अनिवार्य कर दिया था। एक दोस्तों ने जो पीपीटी किट है उस पर 50% की छूट दी थी। ये उन हॉस्पिटलों को दी थी जो सरकारी रेट होते हैं, उसी रेट पर जो लोग कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये छूट थी। और दोस्तों इन्होंने क्या था, एक प्रतिजन प्रशिक्षण स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, अब यह कि दोस्तों जो लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403। ये सर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा ये सीटें हैं इसकी हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।